हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लास बाय प्रशांत सर। आप लोग सभी ACF परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप लोगों की तैयारी इस कोरोना संक्रमण काल में भी अच्छा चल रहा होगा। देखिए, ये काल समय ऐसा है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अपना जो धैर्य है वो खो देंगे, क्योंकि जो है हो सकता है कि परीक्षा कब से स्टार्ट हो, कब हो, नहीं हो, ये कुछ भी अभी सर्टेन नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप अपना धैर्य ना खोएँ, परीक्षा की तैयारी सतत रूप से करते रहें। जो इस समय अपना धैर्य को बनाए रखेगा, उसको निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छा फल सुफल मिलेगा। तो इसके पहले क्लासेस में मैंने 2016 के फिजिक्स के जो पेपर था उसको मैंने हल करके बताया था। अब हम लोग आते हैं 2017 ACF एग्जामिनेशन के पेपर का फिजिक्स का जो पोर्शन है उसको हम लोग यहाँ पे हल करके देखेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 31 से, क्योंकि आप जान रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 30 तक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे आप जैसा कि जान रहे हैं कि प्रकाश 3 माध्यमों से नीचे दिए गए चित्र के अनुसार गुजरता है। तो पहला जो है, जब भी सघन विरल माध्यम से सघन में जाता है तो लंब के नजदीक आ जाता है, और सघन से विरल में जाता है तो लंब से दूर हो जाता है। जितना सघन माध्यम होता है उसकी अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आप देख रहे हैं कि माध्यम 2 जो है वो सबसे सघन है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो माध्यम 2 का अपवर्तनांक जो है उच्चतम होगा। ये हमारा उत्तर होना चाहिए। अब प्रश्न क्रमांक 32, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन मंडल की क्या क्या शर्तें हैं। मैं पहले भी जो है बता चुका हूं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए जो है दो माध्यम होना जरूर, दो शर्तें होना जरूरी है। सबसे पहला जो है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, और दूसरा इसमें है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रकाश की किरण, तीन यहाँ पे ऑप्शन है। प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सघन माध्यम से कम सघन माध्यम की ओर गमन करती है, ठीक है, तो ये सही है। आपतन कोण का मान 0 नहीं होता है, ये भी सही है, क्योंकि अगर 0 होगा तो सीधे सीधे प्रकाश चली जाएगी। आपतन कोण का क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों जो है सही है, इसलिए मेरे समझ से इसका आंसर जो है ये डी होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी है। मैं आपको बता दूं कि जो दृश्य प्रकाश होता है इसको एंगस्ट्रॉम में यूनिट में आप याद रखिएगा। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम इकाई होती है 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ पे माइक्रोमीटर में देखिए, मिलीमीटर तो बहुत छोटी इकाई हो गई, सेंटीमीटर और भी छोटी माने बड़ी इकाई होगी उसकी तुलना में। तो हमारा माइक्रोमीटर ही जो है सही है, क्योंकि एक माइक्रोमीटर 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। अगर इसको हम देखेंगे 4000 एंगस्ट्रॉम को अगर माइक्रोमीटर में ये चेंज करेंगे तो लगभग जो है ये 4 के आसपास आता है, 0.4 के आसपास आता है, इसलिए हमारा उत्तर इसमें बी होगा। सूर्य द्वारा चुंबकीय तूफान के समय उत्सर्जन निम्न किसके द्वारा होता है। तो हम इसके सौर दमक कहते हैं, सोलर फ्लेयर कहते हैं, याद रखेंगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं आप चुंबकीय दमक ना कह दें, क्योंकि मैग्नेटिक दिया हुआ है तो चुंबकीय दमक ना कह दें, इस बात का ध्यान रखेंगे। रेटिना के सूक्ष्म प्रतिबिंब बनाने के लिए फोकल लेंथ में परिवर्तन निम्न में से क्या कहते हैं। याद रखिए, हमारी आंखों की एक खूबी होती है जिसे कहते हैं हम लोग एकोमोडेशन पावर ऑफ आवर आई। आपने जैसे अगर किसी व्यक्ति को दूर की चीज नहीं दिखता है तो उसके लिए अलग चश्मा लगाता है, नजदीक की चीजें नहीं दिखता तो उसके लिए अलग चश्मा लगाता है। लेकिन क्या आपने देखा है कि कोई स्वस्थ व्यक्ति जो है आंखें परिवर्तन कर लेता है? नहीं करता है। तो हमारी आंखों की एक खूबी होती है कि दूर की चीजें भी आसानी से देख लेता है, नजदीक की भी चीजें आसानी से देख लेता है, और नेत्र की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। तो यहाँ एकोमोडेशन पावर या समंजन क्षमता कहते हैं। तो इसलिए जो है 35 का आंसर जो है आपको ए होगा। निम्न में से कौन कैथोड किरण के गुण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं है स्पष्ट, बहुत ध्यान देना है आपको। तो
सबसे पहले कैथोड रे आर इनविजिबल एंड ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, ये सही है। कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर देता है, ये भी सही है। जब गैसों से गुजरता है तो आयनित कर देता है। ये किरणें पतले धातु के पत्रों को छेद कर सकती है, ये भी सही है। यह किरणें जिस पदार्थ पर पड़ती है उसे ठंडा कर देती है, ये गलत है। ये गर्म कर देती है। इसलिए हमारा उत्तर जो है ये सही है। जिस कैंडिडेट का भी ये आंसर शीट है उसने काफी क्वेश्चन को सही किया है। एक शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखेंगे लोहा भी होता है, लेकिन एलेनिको जो है ये एक ऐसा एलॉय है, मिश्र धातु है, जिससे जो है सबसे शक्तिशाली चुंबक बनाया जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा एलेनिको। पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर विद्युत धारा बहती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसको जानने के लिए मेरा जो लेसन है इसका लिंक मैं दे दूंगा। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा, आप इसको जो है जरूर देख लेंगे। तो इसको जो है राइट हैंड थंब के नियम से जो है मुट्ठी बांध करके रखिए तो आपको ये पता चल जाएगा। इसमें अगर ये धारा की दिशा बताता है तो ये अंगुलियां जिस दिशा में घूमती है वो क्षेत्र की दिशा बताती है। अगर ऊपर जा रहा है तो ये अंगुलियां एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, नीचे जा रहा है तो क्लॉकवाइज दिशा में जा रहा है, जिसको हम लोग दक्षिणावर्त कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? दक्षिणावर्त दिशा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। इसका डिटेल जानना हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में फिजिक्स जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसमें आप देखेंगे तो इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न। एक घर की विद्युत लाइन 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है, इसे 9 एम्पियर का फ्यूज सुरक्षित किया जाता है। समानांतर क्रम में 60 वाट के अधिकतम कितने बल्बों को एक साथ जोड़ सकते हैं? इसका आंसर भी जो है 33 आएगा। क्यों आएगा ये आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। ध्यान दीजिए कि पावर इक्वल टू होता है V/I, अर्थात I बराबर P/V। तो एक बल्ब को जलने के लिए कितनी करंट चाहिए ये हम देखेंगे। तो इसमें 200 पावर है 60 वाट और 220 वोल्ट। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/11 एम्पियर। माने एक बल्ब को अधिकतम 3/11 एम्पियर की धारा ये लेता है। तो कितने बल्ब 9 एम्पियर की धारा लेगा? तो N इक्वल टू कुल धारा बटे करंट I। इसको अगर हम I लेंगे तो कुल धारा 9 एम्पियर का फ्यूज है और ये जो है 3/11 है। इसको हल करेंगे तो 33 संख्या आ जाएगी। तो इसका भी आंसर जो है कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे 40 नंबर। 220 वोल्ट से चलने वाला एक इलेक्ट्रिक हीटर 5 मीटर में 5 लीटर पानी उबालता है। यदि इसे 110 वोल्ट लाइन पर चलाया जाए तो उतनी ही मात्रा में कितना पानी उबालेगा? देखिए ऐसे जो प्रश्न है इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो है हम फॉर्मूला लेते हैं। P इक्वल टू होता है V² अपॉन R इंटू टी। ये फॉर्मूला है क्योंकि ये तीनों के बीच में रिलेशन है। अब चूंकि उतनी ही मात्रा में है, सॉरी इसमें जो है P के जगह जो है आप H लेंगे, ऊष्मा की मात्रा। उतनी मात्रा में जो है पानी लेना है, इसलिए H कॉमन है, वही हीटर इसलिए R भी कॉमन है। तो V² अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं V1² इंटू T1 इक्वल टू V2² इंटू T2। तो T2 बराबर V1² इंटू T1 बटे V2²। ये हो जाएगा 220 गुणित 220 बटे 110 गुणित 110 गुणित 5। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 20 सेकंड, जो कि यहाँ पे हमको प्राप्त हो रहा है। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, आप इसको अच्छे ढंग से कीजिएगा। विद्युत दाब या विद्युत वाहक बल का मापने की इकाई क्या है? ये बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका इकाई आप जानते हो कि इसका इकाई वोल्ट होता है। इसका इकाई जो है ये वोल्ट होगा, क्योंकि ये विद्युत वाहक बल वास्तव में वोल्टेज ही है। निम्न में से कौन सा एक श्रेणी परिपथ कुल शक्ति का निर्धारण करता है? श्रेणी परिपथ की कुल शक्ति का निर्धारण करता है। तो श्रेणी परिपथ में पावर इक्वल टू V इंटू I फार्मूला होता है। ऊष्मीय प्रभाव के ऊपर आधारित बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप हल कर सकते हैं। तो इसमें जो है स्रोत वोल्टेज एवं धारा का गुणनफल, इसलिए इसका आंसर जो है
क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 43, एक अनंत लंबे सीधे पतली दीवारों वाले पाइप की लंबाई में धारा आई बह रही है। तो ये जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर इसमें परिनालिका होगा तो अलग आंसर होगा, ठोस पाइप होगा तो अलग आंसर होगा, खोखला पाइप होगा तो अलग आंसर होगा, अलग अलग के लिए अलग अलग आंसर होगा। तो अनंत लंबे सीधे पतली दीवारों वाले पाइप है, तो याद रखेंगे जब भी जो है ये पाइप होगा तो पाइप के अंदर किसी भी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। लेकिन यही अगर ठोस पाइप होता तो इसके लिए बी इक्वल टू म्यू जीरो आर आई, ये भी फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि बी समानुपाती होगा आर के, अर्थात आर इक्वल टू जीरो पर ही बी जीरो होगा। तो अगर ठोस पाइप होता तो ये आंसर होता, परिनालिका होता तो उसके लिए अलग आंसर होता। तो आप इसको जो है बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या होगा। एक धन चुंबक को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आप 9वीं 10वीं से ही 6वीं 7वीं से ही पढ़ रहे हैं कि जब भी कोई दो चुंबक को तोड़ दिया जाए तो उसके जितने भी टुकड़े करेंगे उसका मान वो नए नए चुंबक बन जाएगा। तो दो नए चुंबक बन जाते, इसका उत्तर भी जो है यही हो जाएगा। और फिर आते हैं आखिरी प्रश्न, ये भी सबसे आसान प्रश्न है। संसार में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन कौन सा है। तो आप सभी जान रहे हैं कि इसका उत्तर जो है ये सी होगा। तो मैंने आप लोगों को 15 क्वेश्चन जो है हल करा दिया। एक साथ ज़्यादा मत कीजिए, 300 क्वेश्चन कर सकते थे लेकिन ज़्यादा मत कीजिए, आप 15 क्वेश्चन को हल कीजिए और हल करने के बाद इसको अच्छे से समझिए। कोई भी दिक्कत होता है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या इंस्टाग्राम अकाउंट में मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।